गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 11 द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अभी तक हमने डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं जो आज के समय में आ चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो डिजीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ा, जैसे एक्सरे मशीन है, कैट स्कैन है, MRI है और लेज़र है, ECG, इन सब के बारे में। फिर हमने थोड़ा बहुत सर्जरी के बारे में कि सर्जिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी की जाती है, उससे हम किस तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट कर पाते हैं और भी कई ट्रीटमेंट कर पाते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ न्यू मेडिसिन्स भी आ गई हैं, अलग अलग नई मेडिसिन्स अवेलेबल हैं मार्केट में हर तरह की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब इसी लेसन को हम कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, एंटीबायोटिक्स। तो ये है पेज नंबर B9 पर, हमने B9 पर ही कल छोड़ा था, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स के साथ आप सब रेडी होंगे, ध्यान से सुनिएगा। एंटीबायोटिक्स आर अ रिसेंट डिस्कवरी। Penicillin was the first antibiotic to be discovered. It was discovered by Alexander Fleming. ये एंटीबायोटिक्स की खोज बहुत पुरानी नहीं है, ये थोड़ा समय पहले ही एंटीबायोटिक्स इनकी खोज की गई है और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन, और उसे किसने उसकी डिस्कवरी की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की जिसका नाम है पेनिसिलिन। क्लोरोमाइसिटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन वर डिस्कवर्ड लेटर। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हुए, और वो कौन सी? जैसे क्लोरोमाइसिटिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये उसके बाद और भी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किए गए। एंटीडोट्स आर सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन। तो अब ये एंटीबायोटिक्स या एंटीडोट्स ये क्या हैं? ये वो दवाइयाँ हैं या वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में पॉइजन के एक्शन को रोकती हैं, उसको फैलने से बचाव करती हैं, जो पॉइजन को फैलने नहीं देती। तो ये था एंटीबायोटिक्स। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन। अब हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से किस तरीके से बीमारियों को होने से पहले रोका जाता है कि बीमारी हमें ना हो। A famous doctor, Edward Jenner of England, paved the way for vaccination. वैक्सीनेशन किसने पहले शुरू में डिस्कवर किया? एडवर्ड जीनर। ये जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? एक फेमस डॉक्टर एडवर्ड जीनर इंग्लैंड के थे, इन्होंने ये शुरू किया। थ्रू वैक्सीनेशंस द बॉडी इज मेड टू डेवलप अ डिफेंस सिस्टम विच मेक्स इट इम्यून फ्रॉम डिजीजेस। एक्चुअली में वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन करने से बॉडी में एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम, जिससे कि वो बीमारी ना हो, ना पहुँचे उन तक, बॉडी उस डिजीज़ को एक्सेप्ट ना करे, उसके लिए एक डिफेंस सिस्टम डेवलप कर देता है वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स वॉज अ ड्रेडेड डिजीज इन 18th century. Thousands of people died of it. The discovery of vaccination is an interesting story. Smallpox बहुत ही पहले बहुत बीमारी 18th century में बहुत फैली हुई थी और इससे बहुत से लोग मर जाते थे। इसका वैक्सीनेशन जो डेवलप हुआ, सबसे पहले इसका डेवलप हुआ और उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आगे बताई गई है। One day a milkmaid told Dr. Jenner that she would never have smallpox because she already had cowpox. Cowpox is a disease milder than smallpox which human beings get from cattle. एक बार क्या हुआ, एडवर्ड जीनर के पास में एक मिल्कमैन आया और मिल्कमैन ने उस डॉक्टर जीनर को क्या बात कही? उसने ये कहा कि उसे स्मॉलपॉक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे ऑलरेडी काउपॉक्स हो चुका है। काउपॉक्स क्या होता है? ये भी एक डिजीज़ है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से थोड़ी सी कम लेवल की है, कम भयंकर है, उससे हल्की डिजीज़ है। और इसमें ये काउपॉक्स किससे हो जाती है? जो कैटल लोग पालते हैं, जो एनिमल्स लोग पालते हैं, उनसे
ये डिजीज़ हो जाती है। अगर काउपॉक्स हो गई तो स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो उस मिल्कमैन ने यही कहा क्योंकि मुझे काउपॉक्स हो चुकी है तो अब मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगी, क्योंकि काउपॉक्स होने के बाद एक डिफेंस सिस्टम डेवलप हो जाता है। टू टेस्ट दिस ही कलेक्टेड द पस oozing from vials of a patient suffering from cowpox. He injected the liquid into a young boy. इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर जिनर ने क्या किया, एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे पेशेंट जिसको काउपॉक्स थी, उसका पस कलेक्ट किया और वो एक यंग बॉय में, एक छोटे बच्चे में लगाया, इंजेक्ट किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ही नोटिस्ड the boy suffered cowpox disease from some days as expected and recovered later. Jenner now injected the boy with germs of smallpox disease but no reaction was discovered. तो बॉय को क्या हुआ? काउपॉक्स हो गया, क्योंकि काउपॉक्स के जो ओजिंग पस था वो उन्होंने इंजेक्ट किया उसमें लेकर के, तो उसे काउपॉक्स डिजीज़ हो गई और थोड़े ही दिन में वो ठीक भी हो गई। अब काउपॉक्स होने के बाद उसने स्मॉल पॉक्स के एक पेशेंट से वो स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स थे वो उस यंग बॉय में इंजेक्ट किए। अब वो यंग इंजेक्ट करने से क्या रिजल्ट हुआ? उस बॉय में कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं हुई, यानी क्योंकि उसे काउपॉक्स हो चुकी थी अब उसे स्मॉल पॉक्स के जर्म्स भी अफेक्ट नहीं करे, क्योंकि एक इम्यून सिस्टम काउपॉक्स से डेवलप हो चुका था। दस एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड। तो इस तरीके से एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर्ड हो गई। मैनी अदर वैक्सीन्स वर लेटर developed to prevent diseases like polio, measles, tetanus, diphtheria, etc. तो इस तरीके से स्मॉल पॉक्स की ये वैक्सीनेशन डेवलप हुई और बाद में और भी कई सारी बीमारियों की, कई सारे डिसीजेस की वैक्सीनेशन डेवलप की गई, जिससे आज पोलियो की, मीसल्स की, टेटनस, डिप्थीरिया, इन सभी के वैक्सीनेशन अवेलेबल है। लॉइस पास्टर डिस्कवर्ड दैट germs were the cause of many diseases. He found out that boiling milk and water before consuming can kill all the germs. The process of boiling milk at high temperature and then cooling kills germs. This is called pasteurization. अब लॉइस पास्टर ने एक और कंसेप्ट ढूंढा, डिस्कवर किया, क्या देखा कि जो भी डिसीज़ होती हैं वो जर्म्स की वजह से होती हैं। डिसीज़ के कुछ जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसकी वजह से वो डिजीज़ होती है। तो उसने ये देखा कि अगर हम मिल्क को या वाटर को जो हम लेते हैं उन्हें हम बॉयल करें और फिर कूल करें तो बॉइलिंग प्रोसेस में उसके जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जर्म्स ख़त्म कर दिए तो वो डिजीज़ फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, मिल्क या वाटर को बॉयल करना हाई टेम्परेचर पे और फिर कूल करना, इसे कहा गया पैस्चराइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है पैस्चराइजेशन। तो ये देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हेल्थ केयर एंड हाइजीन। द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू प्रिवेंट डिसीजेज इज़ टू ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड कीप द बॉडी एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अभी हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट वैक्सीन्स, डिफरेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हमें अपनी हेल्थ को बनाए रखना है, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो सबसे इजी वे जो है वो क्या है? न्यूट्रिशियस फूड हमें लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए और साथ ही साथ अपने बॉडी और सराउंडिंग्स को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे जर्म्स हमारे एंटर ना करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, pulses, milk and any seasonal fruit taken every day leads to a healthy life. तो हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट में क्या क्या आ जाता है? हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें, राइस लें, कुछ पल्सेस, दालें, मिल्क, कोई सीजनल फ्रूट, ये सब जब हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे को हेल्थ, अच्छी हेल्थ में देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इल। इसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उससे भी हमारा बॉडी डिफेंस बनता है। क्लीन एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी यूज्ड। ड्रिंकिंग वाटर जो हम लेते हैं वो साफ़ होना चाहिए, बॉयल्ड होना चाहिए, जर्म्स फ्री होना चाहिए। अ बाथ डेली कीप्स द बॉडी फ्रेश एंड क्लीन।
और डेली बाथ, इससे हम फ्रेश भी रहते हैं और क्लीन भी रहते हैं। देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस। अदर देन दिस, रेगुलर हेल्थ चेकअप कैन हेल्प टू कर्टेल एन इलनेस इन द इनिशियल फेज इटसेल्फ। और क्योंकि हमें अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन करनी है, सिर्फ बॉडी ही नहीं, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसके अलावा हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी करवा सकते हैं, जिससे कोई भी हमें पता लगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम टाइमली उसका ट्रीटमेंट कर सकें या प्रिवेंशन कर सकें। तो इस तरीके से हम इलनेस से अपने को बचा सकते हैं, डिजीज़ से अपने को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 13 और यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस को लेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।